हेलो हाय नमस्कार। तो कैसे हो भाई सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयार भी सभी लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो आज अपना होने वाला है प्रैक्टिस सेट डे 3। ठीक है। इससे पहले हम दो कर चुके हैं। ठीक है, तो बिना किसी बकवास बाजी के करते हैं अपने सवालों को स्टार्ट। देखो जी, पहला सवाल क्या बोल रहा है। पहला सवाल कह रहा है एन वह सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या है जिसे 3, 4 और 6 से विभाजित करने पर 1, 2 और 4 शेष बचता है। एन को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा ये बताना है मुझे। ठीक है। एन को अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या बचेगा। देखो भाई, ऐसे सवाल को करते कैसे हैं। भाई एन क्या है, सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या है। देखो एन 3, 6 और 4 से विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर देगी, 1, 2 और 4। तो एन होगा क्या, आप बोलोगे एन होगा इनका एलसीएम। इनका एलसीएम बोलो भाई। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 4 और 6 का 12। वो है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब 12 के मान लो। भाई अब ये 12 सबसे बड़ी संख्या थोड़ी है मेरी दो अंकों की। इसमें कुछ ना कुछ गुना करूंगा मैं, गुना करके बनाऊंगा मैं इसे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या मान लिया, के। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दो अंकों की, 12 की। ठीक है। रिमाइंडर हमेशा क्या देगी, वो रिमाइंडर देगी मेरे को 1, 2 और 4। अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर तीन देगी, कितना, 1। मतलब 3 - 1 देखो कितना हो रहा है, 2। सेम ऐसे ही 4 - 2 कितना हो जाएगा, 4 - 2 भी होगा कितना, 2। और 6 - 4 कितना होगा भाई, 6 - 4 भी होगा, 2। मतलब मैं इसमें से दो और कम कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरा नंबर। ये क्या हो जाएगा, मेरा नंबर। ठीक है। ये नंबर मुझे क्या रखना है, दो अंकों का ही रखना है। ठीक है। तो मैं के की जगह क्या रखूं, आप बोलो के की जगह एक बार 9 रख के देखो। तो ये क्या हो जाएगा, 12 निम्मा। अगर मैं के की जगह 9 रखूं तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12 निम्मा 108। और 108 में से दो जाएंगे तो ये नंबर तो 106 हो गया भाई। भाई ये तो 3 अंकों की संख्या हो गई, मुझे तो दो अंकों की रखनी है, वो भी सबसे बड़ी। तो आप बोलोगे अब के की जगह क्या रख लो। अब के की जगह एक बार तुम 8 रख लो। के की जगह 8 रखूंगा तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 12 × 8 = 96। और 96 में से दो कम करूंगा तो कितना आ गया, 94। मेरा नंबर कितना आ गया भाई, मेरा नंबर आ गया 94। अब मैं 94 को किससे भाग दूं, 5 से। तो मेरे को बताना है रिमाइंडर क्या आएगा भाई। रिमाइंडर क्या आ जाएगा भाई, 5 90 को काट देगा 16 बार, रिमाइंडर बचेगा मेरा 4। तो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा पहला ऑप्शन। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। चलो अब आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से भागे और ना ही 7 से भागे। ठीक है। पहले तो मेरे को बताओ ये टोटल संख्याएं हैं कितनी। मुझसे बोला है दोनों संख्याओं को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, दोनों संख्याओं को भी इंक्लूड करना है। तो कैसे निकालूंगा मैं संख्या, ये हो जाएगा 950 - 700। ऐसे तो निकालते हैं भाई संख्या। कितनी संख्याएं हैं, प्लस एक कर देते हैं उसमें। बोलो भाई, ऐसे तो करते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों करते हैं, देखो जैसे मान लो मैं बोलूं 17 से 21 तक कितनी संख्याएं हैं टोटल, 17 से 21 तक। आप क्या बोलोगे, चार है। आप क्या कहोगे, 17 और 4 21, चार है। भाई चार थोड़ी होंगी, इनको माइनस करके प्लस एक जोड़ना होता है, इनको माइनस करके प्लस एक। पांच संख्याएं हैं टोटल 17 से 21 तक। ठीक है, बेशक गिन लो कौन कौन सी। एक 17 है, एक 18 है, एक 19 है, एक 20 है और एक 21। देखो भाई 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, पांच संख्याएं हैं। तो क्या करते हैं, माइनस करके एक जोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस करके एक जोड़ देते हैं। ठीक है, वो होती है हमारी सही सही काउंटिंग। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी भाई ये हो जाएंगी 250। 250 आ जाएगा यहाँ से। 250 प्लस एक 251। ऐसी 251 संख्याएं मेरे पास, कहाँ से कहाँ तक, 700 से लेके 950 तक। 950 तक मेरे पास कितनी संख्याएं हैं टोटल, 251। अब देखो 3 से भाग कितनी संख्याएं होंगी 251 में से, ऐसे कैसे देखते हैं इनको। अगर 3 से भाग देखना है ना मेरे को, 3 से कौन कौन सी संख्याएं भाग है, कौन कौन सी संख्याएं होंगी होंगी जो कटेंगी 200, टोटल 251 संख्याओं में से। तो तुम क्या करोगे, 251 को सीधा सीधा 3 से भाग लगा दोगे। कितना आ जाएगा भाई, ये 3 × 8 = 24 और 3 × 3 = 9। भाई रिमाइंडर नहीं देखना कितना बचेगा, मेरे को बस इससे मतलब है। मेरे को बस इससे मतलब है, मेरे को रिमाइंडर नहीं देखना। देखो 2, 5, 1, 3 × 8 = 24। कितना बचा, एक ऊपर से उतारा 11, 3 × 3 = 9। आप बोलोगे रिमाइंडर दो बच गया। भाई रिमाइंडर से मतलब नहीं है, मैंने बस ये देख लिया 251 में ऐसी 83 संख्याएं हैं जो 3 से कटेंगी। ठीक है,
251 संख्याओं में से 83 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कटेंगी। सेम ऐसे ही अब 7 से देख लो। ये क्या आ जाएगा, 251/7। ये क्या आ जाएगा, 7 या 21, और 7 या 21 कितना बचा, 41 बच गया। 7 पंजे 35, 35 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से कटेंगी। भाई इनमें मैंने क्या करा, मुझसे इनमें एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई, इनमें मैंने ऐसी संख्याएं भी इंक्लूड कर ली जो 21 से कट रही होंगी, और जो मैंने इसमें भी गिनी होंगी 21 से कटने वाली, और मैंने 21 से कटने वाली इनमें भी गिनी होंगी। वो मैंने क्या करा, मैंने 2 बार काउंट कर ली। तो मैं क्या करूंगा, एक बार ये और देख लूंगा, 251 में 21 से, 251 में 21 से कितनी संख्याएं कट रही हैं, ठीक है। 251 में 21 से कितनी संख्याएं कट रही हैं, कितनी कटेंगे भाई, 21 से कम 21, कितना बच गया 41, और 21 से कम 21, ऐसी 11 संख्याएं हैं। 21 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं टोटल, 11 संख्या। मैंने 11 संख्या क्या कर लिया, 2 बार गिन लिया। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने 11 संख्याएं ऐसी जो 2 बार गिन ली, मतलब इनमें भी गिन ली और इनमें भी गिन ली, तो मैं क्या करूंगा, एक बार घटा दूंगा 11 को, इनको जोड़ के 11 घटा दूंगा। बोलो भाई, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा ऐसी संख्या जो 3 से भी कटेंगी और 7 से भी कटेंगी। ठीक है, कितनी हो गई ये टोटल, 5 और 3 8, और 8 3 11, 118 माइनस 11 कितना हो गया भैया, ये हो गया 107। ये क्या आ गया, 107 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से भी कटेंगी और 7 से भी कटेंगी। टोटल संख्या कितनी थी, 251। मुझसे पूछा क्या था, मुझसे तो ये पूछा है ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 3 से और 7 से नहीं कटेंगी। भाई मैंने क्या करा, काटने वाली निकाली टोटल में से, तो मैं इसमें से 251 में से 107 को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वो संख्या ये आ जाएंगी जो 7 से भी नहीं कटेंगे ना ही 3 से कटेंगी। बोलो भाई, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 251 में से अगर मैं 107 घटाऊंगा, 11 में से 7 गई 4, और 4, 2 में से गया 1, 144 ऐसी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से कटेंगी और ना ही 7 से कटेंगी। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखो जी अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से क्या है भाई, 4 गुना है, और एलसीएम और एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 125। यदि उनमें से एक संख्या क्या है, 100, तो दूसरी संख्या बतानी होगी क्या। भाई जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था मैंने तुमको, क्या चीज सिखाई थी, एक मैंने तुमको बताया था दो संख्याओं, भाई संख्या मान लो एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। मैंने तुमको क्या बताया था, मैंने तुमको बताया था दो संख्याओं का योगफल, सॉरी गुणनफल, दो संख्याओं का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ये होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, देखो मेरे को क्या दिया हुआ है सवाल में, जो एलसीएम है ना एचसीएफ का, क्या है भाई, 4 गुना। अगर मेरा एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना है, 4। सवाल में एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया है भाई, 125, मतलब 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को, 125। कितने गुना, 25 गुना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा 100, ये भी 25 गुना हो जाएगा ना। एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये भी 25 गुना, एचसीएफ हो जाएगा 25। एक संख्या दी हुई है मेरे को, एक संख्या दी है मेरे को 100। भाई सब कुछ मिल गया मेरे को। देखो एक संख्या दी है मेरे को 100, दूसरी मेरे को निकालनी है। एलसीएम क्या है मेरे पास, एलसीएम मैंने निकाल लिया 100 आ गया, और एचसीएफ मैंने निकाल लिया 25 आ गया। बोलो भाई बी निकल जाएगा अब यहाँ से। देखो 100 से 100 कट गया, बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई 25। कौन सा ऑप्शन है जी, सेकंड ऑप्शन। चलो जी अब आगे अगला सवाल देखो। भाई इस वाली मॉक में मैं थोड़े ऐसे सवाल लाया हूं जो कि थोड़े किसकी ओर है, थोड़े टफ साइड है। ठीक है, जो थोड़े टफ साइड है। ठीक है, तो इस पेपर को देख के घबराना मत। ये मैं क्यों लाया हूं, अगर पेपर में थोड़ी ऊंच नीच हो गई, मान लो पेपर थोड़ा हार्ड आ गया, तो तुम्हारा माथा खराब ना हो जाए पेपर देख के, इसीलिए। ठीक है, तुम पहले से तैयार रहो। ठीक है, देखो जी ये है एलजेब्रा का सवाल। भाई तुम्हारे सवाल में तुम्हारे सिलेबस में एलजेब्रा भी है, ये मत सोचना एलजेब्रा नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में एलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है। ठीक है, एलजेब्रा भी है और ज्योमेट्री भी है, तो तुमको दोनों चीजें आनी चाहिए। और मैं क्या करूंगा, सैटरडे को ऐसे करेंगे, एलजेब्रा की क्लास रख लेंगे। ठीक है, सैटरडे को मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं करूंगा, एक एलजेब्रा की क्लास रख दूंगा, छोटा छोटा, छोटी छोटी।
और उसमें सारे जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज होंगी वो मैं तुम्हें सारी पढ़ा दूंगा, ठीक है, जहां से तुम्हारे पेपर में सवाल बन सकते हैं, वरना अलजेब्रा तो बहुत बड़ा है पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो भाई, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना वो देखना, मेरी नजरों से देखना तुम, ठीक है। भाई 943 को क्या मान लो तुम, ए मान लो, ठीक है। और 846 864 को क्या मान लो, 864 को बी मान लो। ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। और देखो ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो भाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे देखो क्या है, अगर मैं इसमें से 1886 में से दो खींच लूं, अगर मैं 1886 में से दो खींच लूं तो अंदर कितना बचेगा भाई। मैंने इसमें से दो ले लिया कॉमन, कॉमन क्या है, इसमें से मैंने दो खींच लिया, ठीक है। मेरे पास छह है, अगर मैं इसमें से दो खींच लूंगा तो कितना बचेगा, तीन बचेगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका दो निकाल रहा हूँ बाहर, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 900, कितना 943। बोलो भाई 943 हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं 1728 में से भी दो निकाल लूं, 1728 में से भी दो निकाल लूं, ये निकाल लिया 1728 का दो, तो अंदर कितना बचेगा। बोलो भाई, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 864। भाई ये क्या माना था मैंने, ए, ये क्या माना था मैंने, बी, तो बचा क्या मेरा, ये हो गया मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में दो दूनी चार, ब्रैकेट में ए गुना बी, ठीक है। अब याद करो, आज से बहुत साल पहले मैंने तुमको क्या बताया था, जब मैंने तुमको इससे पहले प्रैक्टिस सेट करवाए थे, तो मैंने तुमको दो चार चीजें लिखवाई थी अलजेब्रा के रिलेटेड, याद करो जी। जो बच्चा पहले क्लास से मेरे साथ है ना उसको याद होगा, मैंने लिखवाया था, अगर मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ता हूं तो मेरे को क्या मिलता है भाई, तो मेरे को मिलता है डबल किसका, ए प्लस बी का। सेम ऐसे ही अगर मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटा देता हूं तो मेरे को क्या मिलता है भाई, मेरे को मिलता है फोर ए बी, ठीक है भाई। मेरे को क्या मिलता है, फोर ए बी। ये दो चीजें मैंने तुमको लिखवाई थी, ठीक है, तुमको याद है नहीं है। अब देखो, अगर मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा भाई, मेरे को मिलेगा फोर ए बी, फोर ए बी। नीचे क्या बच रहा है भाई, नीचे भी बच रहा है फोर ए बी। भाई फोर ए बी से फोर ए बी कट गया, आंसर कितना आ गया, एक। बोलो भाई, आ गया समझ, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एक। अब चलू आगे। देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है अगला, बोल रहा है यदि x बट्टा वाई की पावर ये किसके बराबर है, y बट्टा एक्स की पावर इसके बराबर है, तो मुझे बताना a का मान क्या होगा। देखो तुम्हें एक चीज पता होगा क्या, अगर मैंने x माइनस वन लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर माइनस एक का। बोलो भाई, आप बोलोगे x की पावर माइनस एक का मतलब कुछ नहीं होता, माइनस एक का मतलब कुछ नहीं होता, पावर माइनस एक का मतलब होता है बस इसका उल्टा, बस इसका उल्टा कर दो, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर एक बट्टा एक्स लिखा हुआ है, अगर मैं इसको एक्स लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, आप बोलोगे इसको लिखोगे तुम, इसको कैसे लिख दोगे तुम, इसको लिख दोगे तुम एक्स की पावर माइनस एक। बोलो भाई, अगर जैसे मान लो तीन बट्टे चार है, ठीक है, अगर मैं इसको चार बट्टा तीन लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, चार बट्टा तीन की पावर माइनस एक, ठीक है। अगर मैं उल्टा करूंगा इसको, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा ना तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस एक हो जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही देखो, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ये कितना है, वाई बट्टा एक्स है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, एक्स बट्टा वाई कर दूं तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी पावर माइनस एक हो जाएगी। बोलो भाई, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस एक। भाई इसकी पावर है कितनी, देखो मिटा दो इसको, चलो मिटाता नहीं हूँ तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। ये है कितना, एक्स बट्टा वाई, इसकी पावर कितनी है, फाइव ए माइनस तीन बराबर। अगर मैं इसको अब उल्टा कर दूं, वाई बट्टे एक्स है ना ये, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स बट्टा वाई, पावर क्या हो जाएगी ये पावर माइनस की हो जाएगी इसकी, ये पावर क्या हो जाएगी इसकी, माइनस की। देखो जैसे मान लो तीन बट्टा चार है, इसकी पावर क्या है, दो। अगर मैं इसको चार बट्टा तीन लिखूंगा ना तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस का दो, ठीक है, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो। अगर ऐसे देखो, मैंने वाई बट्टा एक्स को क्या लिख दिया, एक्स बट्टा वाई, तो जो ये पावर है ना,
17x-3a, ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, माइनस की 17 - 3a। ठीक है। अगर मैं माइनस के अंदर गुना कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a - 17। बोलो भाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a - 17। बोलो भाई, देखो, एक्स बट्टा वाई बराबर है किसके, एक्स बट्टा वाई के, तो ये पावर भी क्या होंगी आपस में, ये पावर भी आपस में क्या होंगी, बराबर। यहां से एक वैल्यू निकाल दोगे तुम अब, ये क्या हो जाएगा, 5a - 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a - 17 के। ठीक है। 5a में से तीन तीन ए जाएंगे तो कितना बचेगा, 2a बराबर, उधर जाके 3 जुड़ जाएगा उसमें -17 में, तो कितना हो जाएगा, -14। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए की वैल्यू आ गई -7। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। ठीक है जी। अब चलें आगे, देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है अब। अगला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति की सेवानिवृत्त पर, मतलब रिटायरमेंट, ठीक है, मतलब रिटायरमेंट, ये रहा, एक व्यक्ति की रिटायरमेंट पर पेंशन उसकी सेवा के अंतिम 3 वर्ष के औसत वेतन के आधे के बराबर है। ये क्या बोला है, जितना उसका औसत का वेतन है ना, तो पेंशन क्या है, उसकी आधी है। ठीक है। जितना उसका वेतन है, जितना उसका वेतन का क्या है, औसत, तो पेंशन क्या है, उसकी आधी है। आगे सवाल में क्या बोला है, आगे सवाल में बोला है 1/1/1983 से उसका वेतन कितना है, 380 है हर महीने। ठीक है। जिसमें 1/10/1983, 1/10/1984 और 1/10/1985 को 40 रुपए की वेतन वृद्धि होनी है। मतलब क्या है इसका भाई, 1/1/1983 से लेके 1/1/1983 से तो उसकी कितनी है सैलरी, 380, और 1/10/1983 को 40 रुपए बढ़ जाएंगे इसमें, 40 रुपए का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। भाई महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़ेगी थोड़ी बहुत उसकी, तो 40 रुपए बढ़ जाएंगे उससे उसके। ठीक है। फिर क्या होगा, 1 साल तक उससे बढ़ के मिलेगा कितना, अब 380 मिल रहे थे, अगले साल तक उससे बढ़ के मिलेगा 420 तक। ठीक है। कब तक, 1/10/1984 तक। ठीक है। देखो, तमीज से लिखते हैं इसको। वो रिटायर कब हो रहा है, सवाल में बोला है यदि वह 1/1/1986 को रिटायरमेंट होता है, रिटायर होता है। ठीक है। तो उसके प्रति माह पेंशन कितनी है भाई, पेंशन बतानी है। पेंशन है क्या, वेतन की औसत की आधी। वेतन मेरे को दिया हुआ है, ये दिया हुआ वेतन, यहाँ से वेतन कैलकुलेट कर लूंगा, जो भी वेतन आएगा उसका आधा कर दूंगा, वो क्या आ जाएगी, मेरी पेंशन। ठीक है। देखो भाई, 1/1/1983, 1/1/1983 उसकी सैलरी कितनी है, 380 मिल रही है हर महीने, हर महीने मिल रही है 380। अब 1/10/1983, 1/10/1983 भाई, कितने महीने हो गए, 9 महीने, हर महीने 380 मिल रही है तो 9 महीने इतनी मिलेगी। बोलो भाई, 1/10/1983 से लेके, सॉरी, 1/1/1983 से लेके 1/10/1983, 9 महीने हो गए, हर महीने मिल रही है 380, तो 9 महीने तक मिलेगी ये 380 × 9। अब 10वें महीने में क्या हो रहा है भाई, 10वें महीने में उसने बोला है 10वें महीने में 40 रुपए का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। अब उसे क्या मिलेगा, अब उसे 420 रुपए मिलेंगे। कब तक, कब तक मिलेगा जी, ये मिलेगा 1/10/1984 तक, मतलब पूरे 12 महीना, मतलब पूरे 12 महीना। बोलो भाई, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा अब, उसकी फिर से 40 रुपए बढ़ जाएगी। बोला है ना सवाल में, 1/10/1983 और 1/10/1984 और 1/10/1985 को हर बार 40 रुपए बढ़ेगी, हर बार 40 40 रुपए। अब कितने मिलेंगे उसको, अब मिलेंगे ये रुपए, 460 रुपए। ये कब तक मिलेंगे, ये मिलेंगे 1/10/1985 तक। ठीक है। मतलब ये मिलेंगे 12 महीने तक। ठीक है भाई, ये मिलेंगे 12 महीने तक। फिर उसकी सैलरी 40 रुपए बढ़ जाएगी, कितने हो जाएंगे अब उसकी सैलरी, अब उसकी सैलरी हो जाएगी 500 रुपए। और ये कब तक मिलेगी, आप बोलोगे ये मिलेगी उसे, एक रिटायर कब हो रहा है, वो ये हो रहा है 1/1/1986 को, 1/1/1986 तक मिलेगी ये, मतलब भाई 10 महीना, 10 महीने तो ये हो गए, जनवरी तक मिलेगी, मतलब ये मिलेगी उसे सिर्फ 3 महीने के लिए। बोलो भाई, बोलो भाई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, भाई 3 महीने तो मिलेगी बस, ये अक्टूबर, अक्टूबर मिलेगी, नवंबर में मिलेगी और दिसंबर में मिलेगी, जनवरी में तो वो रिटायरमेंट ही ले लेगा। बोलो भाई, जनवरी में तो रिटायर ही हो जाएगा। तो ये हो गई उसकी टोटल सैलरी। भाई कितना हो गया ये,
380 गुना 9। भाई मैं खुद से नहीं बना के लाया ये सवाल। ये सवाल तुम्हारे किस में आया था? ये आया था तुम्हारा यूपी कांस्टेबल में, जो पिछले साल हुआ था 2024 में। ठीक है, री एग्जाम वाले में। और उससे पहले ये आया हुआ है किसमें? एसएससी सीजीएल में 2013 में। ठीक है, देखो भाई 2013 का सवाल एसएससी का 2024 में पूछा है तुम्हारे यूपी में। ठीक है, मैंने खुद से नहीं बनाया, कभी सोच रहे हो खुद से बना के लाए हो इतने टफ सवाल? बोलो भाई, यहाँ पे कितनी सैलरी मिल जाएगी इसको टोटल? 9 से गुना कर लूँ, कितना हो जाएगा? जीरो। और 9 8 72 का 2 हासिल 7। 9 तिया 27 और 7 34। यहाँ कितने मिल गए उसको? 3420 रुपये। सेम यहाँ पे कितने मिल जाएंगे उसको? जीरो। 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 चौक 48 और 2 50। और यहाँ पे कितने रुपए मिल जाएंगे उसको? जीरो। 12 छक्के 72 का 2 हासिल 7, 12 चौक 48 और 7 55। और आगे कितने रुपए मिल जाएंगे उसको? 1500 रुपये। लास्ट में मिल जाएंगे उसको कितने? 1500 रुपये। भाई कितने टोटल पैसे मिल गए उसको? जोड़ लो। जीरो, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 5 और 5 10 और 4 14 हासिल 1, 5 और 5 10 और 10 और 10 20। ये मिलेगा इसको टोटल रुपए कितने? 20 48। कितने महीने तक मिले भाई ये मिले इसको 36 महीने तक। 12 12 24, 24 और 12 36। ये आ जाएगा उसका क्या? ये आ जाएगा उसका औसत वेतन। ठीक है, ये क्या आ गया भाई जी? उसका औसत वेतन। काट लो, किससे कटेगा? भाई गलत जोड़ा है कुछ तो। कुछ तो गलत गुना कराया है, जोड़ा है, देखना एक बार और। 380 था ना वो? 380 था, ठीक है। 380 जमा 40 420, 420 जमा 40 460, 460 और 40 500। ठीक है, 500 तिया 1500। 12 छः 72 का 2 हासिल 4 हासिल 7, 12 चौक 48 और 7 55। 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 चौक 48 और 2 50। भाई जोड़ा तो बिल्कुल सही है हमने। 4 4 8, 5 4 9, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 5 5 10, 10 और 5 15 होगा भाई, वो 15 20 नहीं होगा ये। ठीक है, ये कितना आएगा? ये आएगा 15। भाई अब काट लो इसको 9 से। 9 से कटेगा 4 बार। 9 से कितनी बार कट जाएगा ये? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18। 4 से काट लो इसको, कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 430 बार। 4 तिया 12 है। भाई 7 आएगा ना ये 7। मैं भी पता नहीं क्या लिख रहा हूँ। ये आएगा 7। काटो 4 से। 4 चौक 16, 4 तिया 12। कितना आ गया? 430। उसका औसत वेतन कितना आ गया भाई? उसका औसत वेतन आ गया 430। पेंशन कितनी आ जाएगी? भाई सवाल में बोला है जो उसकी पेंशन है ना औसत वेतन की आधी है, तो पेंशन क्या हो जाएगी इसकी? आधी, मतलब 215। मुझसे पेंशन नहीं पूछी है, पेंशन कितनी होगी भाई उसकी? 215। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखो जी अगला सवाल। सवाल में बोला है एक क्लब में 8 सदस्य राहत कोष में प्रत्येक 100 रुपये का दान करते हैं। अगर क्लब के अध्यक्ष उन सभी के औसत दान से 50 अधिक दान करते हैं तो अध्यक्ष के योगदान क्या है, ये पूछा है। भाई ऐसा सवाल मैंने तुमको पहले भी करवाया हुआ है। वो सवाल क्या था? वो सवाल ऐसा होता था कि कुछ लोग थे, मान लो 5 लोग थे, किसी होटल में गए पार्टी करने, सभी ने 50 50 रुपये दिए। और सभी मतलब 4 लोगों ने 50 50 रुपये दिए, और पांचवा जो बंदा था उसने उनके औसत से 40 रुपये ज्यादा दिए। तो मेरे को बताना होता था क्या, जो मेरे का लास्ट का बंदा था उसने टोटल कितने रुपए दिए। ऐसा ही सवाल है बिल्कुल। एक क्लब में 8 सदस्य हैं, सभी ने 100 100 रुपये दिए। और जो क्लब का अध्यक्ष है उसने क्या करा? उनके औसत से 50 रुपये अधिक दिए हैं, तो अध्यक्ष का योगदान बताना होगा क्या। मैंने क्या बोला, मैं क्या करता हूँ ऐसे सवालों में? देखो, मैंने मान लिया क्या, जो अध्यक्ष है वो ये 50 रुपये अधिक नहीं दे रहा।
अगर वो अध्यक्ष ये 50 रुपये अधिक नहीं देगा तो ये 50 रुपये कितने लोगों में बटेंगे? ये बटेंगे 8 लोगों में। ठीक है, अगर वो अध्यक्ष ये 50 रुपये अधिक नहीं देगा, भाई क्यों दे वो अधिक? वो ज्यादा कमा रहा है, नहीं दे रहा वो अधिक, तो ये 50 रुपये किन लोगों में बटेंगे? भाई इन सभी लोगों में बटेंगे, 8 लोगों में। ये 50 रुपये किन लोगों में बटेंगे? सभी 8 लोगों में। तो कितना हो जाएगा भाई? सभी को कितना कितना फालतू देना पड़ेगा फिर? सभी पहले 100 दे रहे थे, सभी पहले कितने कितने दे रहे थे? 100। अब कितना फालतू देना पड़ेगा? 100 से कितना ज्यादा देना पड़ेगा? 8 से काट लो इसको, कितने बार कटेगा ये? 8 सिंह 48, पॉइंट लग जाएगा ना जाने की जीरो। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 20। अब सभी को 6.25 ज्यादा देने पड़ेंगे। तो कितने देने पड़ेंगे भाई सभी को अध्यक्ष सहित? 106.25। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। बोलो जी, आ गया समझ? चलो अब आगे। भाई कई टीचर्स इसको क्या करवाते हैं, एक्स वैक्स मान के करवाते हैं, तो एक्स वैक्स का फंडा मेरे को तो अच्छा लगता नहीं है। ठीक है, चलो जी आगे। अगला सवाल देखो। जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में शामिल होते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चे की संख्या समान हो जाती है। भाई मान लो कक्षा ए में ए बच्चे हैं और कक्षा बी में बी बच्चे हैं। सवाल में बोला है जब ए से 5 बच्चे बी में चले जाते हैं, भाई ए के 5 बच्चे यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएंगे बी की तरफ, तो क्या होगा? बच्चे की संख्या क्या हो गई? समान हो गई, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ो। अगली लाइन बोला है यदि बी से 25 बच्चे ए में शामिल होते हैं, ये ए में, ये ए है, ये बी है, इसके 25 बच्चे निकल के यहाँ शामिल हो गए, तो क्या हो रहा है फिर? तो ए में बच्चों की संख्या बी के बच्चों की संख्या से दोगुनी हो जाएगी। भाई ये हो जाएगी दोगुनी, ए वालों की बी से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है ए और बी के ए और बी के बच्चों की संख्या का अनुपात पूछा है, बता दोगे? हम बचाए क्या है सवाल में? देखो भाई, यहाँ से ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा 10। भाई बी तो इधर आ जाएगा, -5 इधर चला जाएगा, तो ए माइनस बी 10 हो गया। सेम ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? भाई इसको मैं क्या लिख लूँ? इसको लिख लूँ 2b -50 a + 25। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से हो जाएगा ए, ये 2b यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा, इसके बराबर हो गया भाई। यहाँ -50 है और 25 भी आके इसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -75। -75। अब भाई कर लो इसको कैलकुलेट, देखो कैसे करेंगे। भाई इसमें से घटा लो, ये कट जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस। ए से ए कट गया, 2b में से एक भी जाएगा तो कितना बचेगा? एक भी बचेगा। और ये कितने हो जाएंगे भाई? 75 और 10 85। तो बी तो आ गई 85, मतलब बी में कितने बच्चे हैं टोटल? 85। यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, तो ए की क्या आ जाएगी भाई? ए की आ जाएगी 95। मुझसे पूछा है इनका अनुपात, इनका अनुपात कितना हो गया? इनका अनुपात हो गया 95/85। 5 से कट जाएगा 19 बार और 17 बार। कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलो अब आगे। अगला सवाल। 3000 को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी और सी द्वारा मिलकर प्राप्त राशि का 1/3 प्राप्त होता है, और बी को ए और सी द्वारा मिलकर प्राप्त राशि का 2/3 प्राप्त होता है। तो हमें बताना क्या है? सी का हिस्सा बताना होगा, क्या बता दोगे? देखो ए को कितना मिल रहा है, बी और सी का, बी और सी को जो कि जितने इनको मिलकर मिले हैं उसका 1/3। अगर बी और सी को 3 मिले हैं तो ए को मिला है 1। सेम ऐसे ही अगर बी को कितना मिला है? ए प्लस सी का कितना? 2/3 हिस्सा। अगर ए प्लस सी को 3 मिले हैं तो बी को कितना मिला है? 3। देखो भाई यहाँ भी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, देखना भाई ये हो कितना रहा है। यहाँ पे तो ये हो रहा है 4, यहाँ पे हो रहा है 5। भाई ये राशि बांट रहे हैं, समान राशि बांटेंगे ना ये तो। अगर 3 ही लोग हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इनके हिस्से में तो समान राशि आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इनके हाथ में आ रही है 4, यहाँ पे इनके हाथ में आ रही है 5, ऐसा थोड़ी होगा। तो इनको क्या करो? बराबर कर दो। यहाँ पे क्या करूँ? 4 से गुना कर दूं, 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करूँ? 5 से गुना कर दूं तो 20 हो जाएगा। अगर एक में 5 की गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? नया अनुपात कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 5/15। इसमें तो करिए मैंने 5 गुना, इसमें करिए मैंने 4 की गुना, ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस सी। कितना हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखो भाई हो गया ना अब, यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे भी 20 है। ठीक है भाई, दोनों और 20 20 हो गया ना। मुझसे पूछा क्या है, देखो पहले मेरे सवाल में दिया क्या है, मेरे को 20 की वैल्यू कितनी दी है, 3000। सवाल में बोला है ना 3000 को बांटा है ए बी सी के बीच, ए बी सी है कितने टोटल 20, 20 की वैल्यू कितनी है 3000। यहाँ पे लिख देता हूँ, 20 की वैल्यू कितनी है जी 3000। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 150 रुपया, 150 रुपया देगा। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक एक की वैल्यू आ गई 150। मुझसे पूछे किसकी है, मुझसे पूछे सी का हिस्सा। देखो अगर ए को 5 मिल रहे हैं, ए को अगर 5 मिल रहे हैं, टोटल मिल रहे हैं ए प्लस सी को 12, तो सी को कितने मिलेंगे 7। ठीक है, कितने मिलेंगे सी को 7। एक की वैल्यू 150 है तो 7 की कितनी हो जाएगी, 15 सत्ते 105, कितनी 1050। ठीक है, एक की वैल्यू 150 है, 150 रुपया देगा, तो 7 की कितनी हो जाएगी 1050। चलो अब आगे, अगला सवाल देखो जी। समान दक्षता की दो बोतलें 35% और 33% संतरे के रस से भरी हुई हैं। ठीक है, समान दक्षता मतलब उन दोनों की कैपेसिटी क्या है, सेम है। ठीक है जी, उन्हें पूरी तरह से सेब के रस से भर दिया जाता है और फिर दोनों बोतल की सामग्री को एक दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है। मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत बताना होगा, क्या बता दोगे, देखो कैसे करेंगे। 35% मतलब 7/20। ठीक है, अगर टोटल कैपेसिटी मेरी 20 है तो 7 क्या है उसमें, ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस कितना है 7। सवाल में बोला है फिर उसे किससे भर दिया, सेब के रस से। भाई टोटल कैपेसिटी मेरी 20 है तो सेब के रस कितना होगा भाई, एप्पल जूस 13 भर दिया होगा मैंने। बोलो भाई, एप्पल जूस 13 भर दिया होगा, आपने बोला जी बिल्कुल। सेम ऐसे ही ये कितना है भाई, 1/3, 1/3। टोटल कैपेसिटी मेरी बोतल की 3 है, जिसमें से एक क्या है संतरे का रस, एक क्या है संतरे का रस, 3 है टोटल कैपेसिटी, तो दो क्या होगा उसमें, दो में सेब का जूस भर दूंगा उसमें। बोलो भाई, दो में उसमें सेब का जूस भर दूंगा। सवाल में बोला है उन दोनों की दक्षता क्या है, सेम, मतलब कैपेसिटी क्या है उनकी, सेम है। भाई पहले की कैपेसिटी कितनी है भाई, 13 और 7 20। दूसरे की कैपेसिटी कितनी है, 2 और 1 3। भाई तो सेम नहीं है, तो सेम बना लूँ। इस वाले में क्या करूँ, ऊपर वाले में 3 की गुना कर लूँ 60 हो जाएगा, नीचे वाले में क्या करूँ 20 की गुना कर लूँ 60 हो जाएगा। बोलो भाई, अरे बोलो बोलो, बोलते का ही नहीं, कर लूँ ऐसा। देखो जो, अगर मैं इसमें 3 की गुना करूंगा पूरे में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, 7 या 21 और 13 या 39। नीचे वाले में 20 की गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 और ये 40। ये क्या है, एप्पल जूस। पेन चेंज कर लूँ, ये क्या है एप्पल जूस, और ये क्या है ऑरेंज जूस। ठीक है, ऑरेंज जूस कितना है टोटल 41, एप्पल जूस कितना है टोटल 79। मुझसे पूछा है एप्पल जूस कितना प्रतिशत है टोटल में, एप्पल जूस है कितना भाई 79, कितने में, कितने में 200 में, 200 हो रहा है, कितना हो रहा है, सॉरी 120 में। ठीक है, मेरे को ये निकालना है इंटू 100, ये आ जाएगा परसेंटेज। एक जीरो से एक जीरो कटेगी, दो से कटेगा ये 6 बार, दो से कटेगा ये 5 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5×9 = 45 का 5, 5 से 4, 5×7 = 35 और 4 = 39, बट्टे 6। भाई बट्टे 6 आएगा मेरा, ये तो होगा नहीं और ये भी होगा नहीं। ठीक है, और ये इसको काटेगा कितनी बार, पहले तो काटेगा इसे 6 बार, 3 बार तो काटेगा नहीं। आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। सवाल में बोला है 180 रुपए अंकित मूल्य वाले एक दर्जन मोजे के जोड़े 20% की छूट पर उपलब्ध हैं। मुझे बताना है 48 रुपए में मोजे के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। देखो जी कैसे बताएंगे, भाई अंकित मूल्य है कितना 180 का, कितने की छूट पे उपलब्ध है 20%, मतलब 1/5। अगर 1/5 की छूट मिल रही है, ठीक है 1/5 की छूट मिल रही है तो बिक कितने का रहा होगा ये बिक रहा होगा 4/5 का। बोलो जी ठीक है, भाई कितने के बिक रहा होगा एक मोजा,
ये सारे मोजे कितने के बिक रहे होंगे? ये बिक रहे होंगे 5 से कटेगा ये कितनी बार? 2 बार। कितना आ गया ये? 18 चौक 72 और 72 दूनी 144। ये सारे मोजे बिक रहे हैं 144 रुपए के। तो मैं 48 रुपए में कितने मोजे खरीद लूंगा? आप बोलोगे 48 रुपए में आ जाएंगे इतने मोजे। कितनी बार कटेगा जी ये? 3 बार। 3 जोड़े मोजे आ जाएंगे भाई 48 रुपए में। ठीक है, चलो अब आगे। हमारे यहाँ तो 100 रुपए में मिलते हैं 3 जोड़े। ठीक है, कोई नहीं। अगला सवाल। अनुजा एक संपत्ति के 66 सही 2/3 की क्या है? मालकिन। यदि उसके स्वामित्व वाली संपत्ति का 30% हिस्सा किसके बराबर है? 1,25,000 का है। ठीक है, तो मेरे को बताना है संपत्ति के मूल्य का 45% क्या होगा? 45% मतलब 45 में आ रहा है 9। ये 9 का मल्टीपल है, ये भी क्या है? 9 का मल्टीपल है, ये भी है। फंस गए जी, फंस गए। इज्जत से कर लेंगे उस सवाल को। ठीक है, अगर एक ही मल्टीपल होता ना 9 का तो आगे में टिक मारता ये और भाग जाता आगे बिना सॉल्व करे। ठीक है, पर सारी क्या है ये सारे के सारे 9 के मल्टीपल है। फंसा दिया जी एग्जामिनर ने, कोई ना, कर लेंगे हम तो फिर भी। भाई संपत्ति ये क्या है भाई? 66 सही 2/3 ये होता है 2/3। अगर टोटल प्रॉपर्टी 3 की है, अगर टोटल प्रॉपर्टी 3 की है तो अनुजा के पास कितना हिस्सा है उसमें से? 2 का। बोला है ना, अनुजा के पास संपत्ति का, अनुजा एक संपत्ति के 2/3 का मालिक है। ठीक, टोटल प्रॉपर्टी 3 है तो वो कितने की मालकिन है? 2 की। ठीक है, सवाल में बोला है यदि उसके स्वामित्व वाली संपत्ति का हिस्सा मतलब उसकी उसकी संपत्ति है कितनी? 2। 2 का 30% क्या है? ये इसके बराबर है। 2 का 30% मतलब 30% मतलब 3/10 किसके बराबर है ये? इसके बराबर है 1,25,000 के बराबर। ठीक है, मुझे बताना क्या है? मुझे बताना है संपत्ति का मूल्य, संपत्ति के मूल्य का 45%। भाई संपत्ति है कितनी मेरी? 3। मेरे को बतानी है पहले 3 की वैल्यू। भाई 3 की वैल्यू कैसे बताएंगे? देखो ये 3 की वैल्यू बता देंगे हम। मैं क्या करूंगा चुपचाप 2 से काट दूंगा इसको। कितनी बार कट जाएगा ये? 5 बार। ये कितना आ गया? 125 गुना 5 625। 2 जीरो ये आ गई, और ये 10 यहाँ पे, यहाँ के चिपक जाएगा इसकी एक जीरो। 3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3 की वैल्यू आ गई ये, मतलब ये है क्या मेरी टोटल प्रॉपर्टी? टोटल प्रॉपर्टी मैंने 3 ही मानी थी ना। 3 की वैल्यू ये आ गई, मुझे बताना है इसका क्या? 45%। देखो भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। मेरे सवाल में देखो भाई एक जीरो बच रही है, मेरे सवाल में एक ही जीरो आएगी। ये क्या कर रहे हैं भाई? 3 जीरो कहाँ से आ गई? ये अंडे दे रहे हैं क्या बैठे बैठे? ये कहाँ से आ गए 2 जीरो? ये कहाँ से आ गए 2 जीरो? उत्तर बचा सिर्फ एक। बोलो जी, अरे बोलो। आ गया समझ? चलो अब आगे देखो जी। अब अगला सवाल। चीनी की कीमत में क्या हुआ? 18% की वृद्धि हो गई। एक व्यक्ति खपत को कितना प्रतिशत कम कर सकता है ताकि खर्चे में कोई बदलाव ना हो? देखो भाई खर्चा होता क्या है? खर्चा मैंने तुमको बहुत बार बताया हुआ है ये। एक्सपेंडिचर लिख दो ना। एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुना में कंजप्शन, मतलब कीमत गुना में खपत। ये होता है खर्चा। अगर मेरा खर्चा सेम है, भाई ये वही तो चीज है। डिस्टेंस क्या होता है? टाइम इनटू स्पीड। अगर मेरा डिस्टेंस क्या है? सेम फिक्स है, तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के उल्टे। ऐसे ही देखो, मेरा खर्चा क्या है भाई? सॉरी, हम्म मेरा खर्चा क्या है भाई? फिक्स है। ठीक है, बोला है ना सवाल में खर्चे में कोई बदलाव नहीं करना, खर्चा मेरे को फिक्स रखना है। तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के उल्टे। सवाल में बोला है कीमत बढ़ गई है 18%, मतलब 18% मतलब कितना कितना होता है भाई? 50 से कितना हो गया? 59। 18% क्या होता है भाई? 9/50 ही तो होता है। ठीक है, ये तो हो गया प्राइस। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा भाई? मेरी खपत क्या हो जाएगी? भाई अभी तो बोला है ना खपत एक दूसरे के उल्टे होंगे। ये अगर मेरा खर्चा सेम है, फिक्स है, तो प्राइस और कंजप्शन क्या होंगे? एक दूसरे के उल्टे। तो ये क्या हो जाएगा? खपत हो जाएगी 59 से 50। भाई कितनी कम कर रहा हूं मैं खपत को? 9। कितने पे? 59 पे। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा आंसर। देखो भाई सारे ऑप्शन 15.9, 15.7, 15.5 और 15.3। ठीक है, सारे के सारे क्लोज दिए हुए हैं भाई, अप्रॉक्स भी नहीं मान सकते हम तो इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे? इज्जत से क्या कर लेंगे? गुना। ये क्या हो जाएगा? 900 और 59। ठीक है, 59 एकम 59। कितना बच गया जी? 31। ऊपर से उतरेगा जीरो। 59 पंजे कितना आ जाएगा भाई? 9 पंजे 45 का 5।
हासिल 4, 25 और 4 29। कितना बच जाएगा? 10 बच गया। 10 बचेगा ना? हाँ 10 बचेगा। ऊपर से अब आएगा पॉइंट, ना जाने की जीरो, सॉरी पॉइंट लग गया ना, यहाँ पे आ जाएगा जीरो। तो कितनी बार कटेगा भाई अब ये? कितनी बार कटेगा ये अब? गलत काट दिया क्या कुछ? 59 एकम 59, कितनी कितना बच गया? 31 बच गया, ऊपर से उतरी जीरो। फिर 59 पंजे, 5 नाम 45, 5 हासिल 4, 25 और 4 29। ठीक है, 10 में से 5 गए, भाई 5 आएगा ना उधर, 10 में से जाएंगे 5, ये कितना आएगा? 150। ठीक है, कितनी बार जाएगा? करीब करीब, करीब करीब 2 बार। तो आंसर कितना आ गया? ये आ गया 15.3%। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 15.3%। देखो जी अगला सवाल। सवाल में बोल रहा है एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। इस प्रकार उसे 143 का क्या हुआ है कुल लाभ? उसने कितने अंडे खरीदे हैं ये बताना है। बता दोगे कि उसने कितने अंडे खरीदे हैं? देखो भाई उसने क्या करा, 3 अंडे खरीदे कितने के? ये है सीपी। 3 अंडे खरीदे हैं कितने के? 5 रुपए के। ठीक है, 3 एग। और बेका क्या है उसने भाई? उसने बेका है 5 अंडे 12 रुपए के। 5 अंडे बेच दिए 12 रुपए के। अब देखो एक चीज, उसने 3 अंडे खरीदे हैं और 5 बेच दिए, ऐसे हो सकता है कभी? ऐसे हो सकता है भाई कभी? तुम दुकान से 3 खरीद के ला रहे हो और दुकान में आके 5 बेच दे रहे हो, ऐसे हो सकता है कभी? भाई वो 3 अंडे खरीद के लाया और 5 उसने बेच दिए, क्यों बेच दिए भाई 5? वो खुद दे रहा है घर में बैठे बैठे अंडा, उसने 2 अंडे खुद से निकाल दिए। नहीं निकाल सकता भाई वो खुद से अंडे? बोलो जी, वो खुद से अंडे दे सकता है? नहीं दे सकता। तो क्या हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में? हम ऐसे सवालों में आर्टिकल्स को क्या करते हैं? बराबर, वो जितना खरीदेगा ना भाई उतना ही बेचेगा। ठीक है, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं? वो जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, तो हम इनको बराबर कर देंगे। ठीक है, क्या कर दो भाई, इसमें 5 की गुना कर दो, पूरे में 15 हो जाएगा भाई अंडे। इसमें क्या कर दूं? 3 की गुना कर दूं, 15 15 अंडे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा 15 अंडे कितने के बेचे उसने? 25 रुपए में। ठीक है, और 15 रुपए, सॉरी ये है खरीदे सीपी, और बेचे कितने हैं उसने? 15 अंडे कितने के बेच दिए? 12 या 36। भाई कितने का फायदा हो रहा है? 25 के खरीदे और 36 के बेच दिए, 11 रुपए का फायदा हुआ। सवाल में बोला 143 का हुआ है। कितने का हुआ जी? 143 का। कितने गुना है ये? 13 गुना। 13 गुना है ना? कितने गुना है? 13 गुना। मुझसे पूछा है क्या? मुझसे पूछा है उसने कितने अंडे खरीदे थे। भाई 15 अंडे खरीदे थे उसने, तो ये क्या हो जाएगा आंसर मेरा? 13 गुना 15, 15 या 45, एक में ये 5। ठीक है भाई, चलो अब आगे। अगला सवाल देखो। एक व्यापारी ने वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है, यदि उसने उस वस्तु को 60 कम पर खरीदा होता और 90 कम पर बेचा होता तो उसे 50% का लाभ होता। क्रय मूल्य का मान बताना होगा कितना। देखो भाई 100 की चीज क्या बेची पहले उसने? 120 में बेच दी। फिर क्या बोला है उसने? 100, सॉरी उसने 60 कम में खरीदी होती, ये सीपी है, ये एसपी। 60 कम में खरीदेगा तो कितने की खरीदेगा वो? 40 की। और 90 कम पे बेची होती, 90 रुपए कम में बेची होती, तो उसे फायदा कितने का होता भाई? 50% का। भाई फायदा किस पे होता है? सीपी पे। 50% का फायदा होता है तो कितना हो जाता है इसका ये? 3/2। बोलो भाई, 2 से 3 का कितना हो गया ये? 60। तो उसका नया सेलिंग प्राइस क्या आ जाता है भाई? 60। देखो भाई कितने कम में बेच रहा है वो? पहले बेच रहा था 120 में, अब बेच रहा है 60 में। कितने कम में बेच रहा है? बोलो भाई, 60 कम में बेच रहा है ना? 60 कम में बेच रहा है। 60 की वैल्यू क्या दी है सवाल में मेरे को? 90। 60 की वैल्यू कितनी दी है सवाल में? 90। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है क्रय मूल्य, 100 की वैल्यू पूछी है। 60 की वैल्यू क्या है? 90। 6 से कट जाएगा ये कितनी बार? 15 बार। 10 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 10 की वैल्यू आ गई 15। तो 100 की कितनी आ जाएगी? एक एक जीरो चिपका दूं, 100 की वैल्यू आ जाएगी 150। फिर से 150 रुपया देगा। ठीक है, चलो अब आ गए। देखो अगला सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 5,000 रुपए, लेकिन एक निवेश उत्सव के प्रस्ताव के कारण एक निश्चित प्रतिशत की छूट घोषित करता है। ठीक है, श्री एक्स ने
मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स ने इस अवसर का लाभ उठाया, ठीक है, और कम कीमत पर वस्तु खरीदी। फिर इन्होंने फिर उन्होंने मतलब मिस्टर एक्स ने फिर मिस्टर एक्स ने क्या करा, उसे 5,000 रुपये में बेच दिया। और इससे मिस्टर एक्स को इतने का फायदा हुआ है, कितने का? 11/1/9। 11/1/9 कितना क्या होता है भाई? 1/9। ठीक है, मतलब मिस्टर एक्स ने क्या करा? मिस्टर एक्स ने 9 की चीज कितने में बेच दी? 10 में बेच दी। ठीक है, सवाल में बोला है 5,000 में बेची है। 10 की वैल्यू कितनी है जी? 5,000। 9 की कितनी हो जाएगी? 10 की 5,000 है, कितने गुना है भाई? 500 गुना। 9 की कितनी हो जाएगी? ये भी 500 गुना हो जाएगी। तो उसने मतलब क्या है, उसने 4500 की खरीदी होगी वो चीज। ठीक है, मुझसे पूछा है क्या? मुझसे पूछा है दी गई छूट का मान बताना होगा क्या। भाई देखो, अंकित मूल्य कितना था? 5,000। मिस्टर एक्स खरीद के लाया है कितने की? 4500 की। तो कितने की छूट दे दी? 500 रुपए की छूट दे दी। कितने पे? 5,000 पे। तो कितना हो गया भाई? ये 10% हो गया। बोलो जी, कितना हो गया ये? 10%। चलो अब आगे देखो, अगला सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद भी उसे X% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्या है? क्रय मूल्य तो है 460 और अंकित मूल्य है कितना है? 736। तो मुझे बताना है एक्स का मान। एक्स मतलब उसने छूट कितने की दी है, उसने छूट कितने परसेंट की दी है, ये बताना है। देखो भाई, सॉरी, एक्स का मान मतलब लाभ, उसे प्रॉफिट कितने का हुआ है ये बताना है। देखो, उसने छूट कितने की दी है भाई? 25% की। छूट किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है? 736। अगर वो 25% की छूट दे देगा, ठीक है, तो सामान को कितने में बेचा? सामान को कितने में बेचेगा वो? 75% में। भाई उसने अगर 25% की छूट दे दी है तो सामान कितने में बिका होगा उसका? 75% में। तो 736 का 75% कितना हो जाएगा? 75% मतलब 3/4। कितना हो गया जी ये आ गया मेरा क्या? ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया ना। भाई मार्क प्राइस पे छूट दे के जो बेचूंगा वो सेलिंग प्राइस आएगा। बोलो भाई। भाई एग्जैक्ट मत निकालो, मेरे को क्या करना है, परसेंटेज में तो बताना है, मैं रेशो ले लूंगा बस। ये क्या गया? सेलिंग प्राइस। और सीपी क्या है मेरा? सीपी क्या है मेरा? 460। बोलो भाई, सीपी क्या है मेरा? 460। काट लो इसको। देखो 23 से कटेगा कितनी बार? 46 बार। पहले 4 से काट लो इसको, कितनी बार कटेगा ये 4 से? 18×4 = 72 और 4×4 = 16। 23 से कट गया 46 कितनी बार? 20 बार। 23 से कटेगा ये कितनी बार? 8×3 = 24 और 2×16 2×18 8 बार। ठीक है, ये कट गया 8 बार। और 4 से कट कट जाएगा ये 5 बार। 4 से कट जाएगा 2 बार। मतलब सीपी है मेरा यहाँ पे 5 और एस पे कितना आ गया? 6। मैंने 5 की चीज 6 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया मित्र मेरे को? ये हो गया 1/5 मतलब 20%। कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलो भाई, अगला सवाल देखो जी। 5,000 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 4/1/5 वर्ष के लिए 6/2/3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 2/3/4 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का 2 गुना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? दोनों भाग के बीच का अंतर बताना होगा क्या? बता देंगे। सुपर इजी सवाल, सुपर लल्लू, इससे लल्लू कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर ये सवाल भी नहीं बता पा रहे तो तुम ही हो एक लल्लू। ठीक है, अगर ये सवाल भी तुमने नहीं बताया तो तुम ही हो एक लल्लू। भाई पहला भाग मान लो P1। कितना टाइम ले रहा है जी? एस आई कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम कितना है? 21/5। और रेट कितना है? 6×3 = 18 तो 20/3। 20/3%। ये आ गया ब्याज। और दूसरे भाग पे ब्याज कितना आएगा? दूसरे भाग का ब्याज, दूसरा भाग मान लो P2। इसका ब्याज कितना आ जाएगा भाई? 4×2 = 8 और 3 11/4। रेट कितना है? 4%। सवाल में बोला है जो पहले भाग का ब्याज है ना, वो दूसरे भाग के ब्याज के 2 गुने के बराबर है। 2 गुनों के बराबर है। ठीक है, जैसा बोला है वैसे लिख दिया। अब मचा दो जी काटा पीटी। अब हम काटा पीटी मचा देंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 4 से 4 कटा। ठीक है, 5 से कटेगा कितनी बार?
4 बार। 3 से कटेगा 21 कितनी बार? 7 बार। 2 से कटेगा ये 4 कितनी बार? 2 बार। तो कितना आ गया ये? P1 और P2 का रेशो, पहले भाग और दूसरे भाग का रेशो आ गया 11/14। भाई टोटल कितना हो गया ये? टोटल हो गया 25। 25 की वैल्यू सवाल में दी हुई है मेरे को 5,000। मुझसे पूछा है इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर है कितना भाई? 11 और 14 का। मुझसे पूछिए 3 की वैल्यू। भाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? ये कितने गुना है ये? 25 दूनी 50, 200 गुना। तो 3 भी क्या हो जाएगा अपने आप का? 200 गुना। उत्तर कितना आ जाएगा? 600। बोलो जी, बोलो बोलो। अगला सवाल देखो। एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक राशि 4 वर्ष में इतनी हो रही है और 5 वर्ष में इतनी हो रही है, ठीक है। ब्याज की दर है क्या? भाई ये क्या है? कंपाउंडेड ईयरली। देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज पे संयोजित कराइए, ठीक है। हिंदी में लिखना भूल गया हूँ मैं, उसके लिए माफी, हाथ जोड़ के। इंग्लिश में लिखा हुआ है क्या? कंपाउंडेड ईयरली। चक्रवर्ती ब्याज पर हुई है ये क्या? संयोजित, ठीक है। देखो ये प्रिंसिपल था। 4 साल बाद कितना हो गया जी? ये हो गया 7, 5, 6 और 2। और उसके अगले 1 साल बाद ये कितना हो गया? 8, 4, 6, 9.44। देखो भाई, ये अगले साल क्या होगा? ये मेरी राशि थी, और 1 साल बाद क्या हो गई? ये हो गई। भाई कंपाउंड ईयर में, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो ये चीज होती है ना मेरी, ये क्या हो जाती है? प्रिंसिपल। और ये चीज क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी उसके लिए अमाउंट, ठीक है। या तो तुम देख लो क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। या तो तुम मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लो, या फिर तुम यहीं से क्या देख लो, या फिर तुम यहीं से ये देख लो, ये कितना बढ़ गई भाई? ये यहां से यहां पे कितना बढ़ गई, कितना ब्याज दे दिया, कितना परसेंट ब्याज दे दिया भाई? 1 साल का तो कोई लफड़ा नहीं है। 1 साल क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट के जैसा ही होता है। बोलो भाई, सिंपल इंटरेस्ट के जैसा ही होता है ना। भाई देखो कितना ब्याज मिल गया। मेरी राशि क्या थी ये? हो कितनी गई? इतनी। भाई कितना ब्याज मिल गया मेरे को? आप बोलोगे मेरे को ब्याज मिल गया 8, 4, 6, 9.44। ये इसमें से घटा दूंगा, ब्याज आ जाएगा। 9 में से 2 जाएंगे 7, 6 में से 6 जाएंगे 0, और 14 में से 5 जाएंगे 9। ठीक है, ये मिल गया मेरे को ब्याज। ठीक है, 1 साल में। देखो भाई, ये मेरा प्रिंसिपल है, मेरे को ब्याज मिला इतने का। मेरे को क्या बताना है? रेट। तो ऑप्शन उठा उठा के चेक कर लूं। बोलो भाई। भाई 8% तो होगा नहीं। अगर देखो मैं इसका 10% भी करूंगा तो कितना आएगा? इसका 10% भी करूंगा तो ये आएगा 756.2। तो ये कितना है? ये तो 907 है। ये तो 10% से भी छोटा आ रहा है, तो 8 तो कतई नहीं होगा इसका आंसर। अगर देखो इसका 12% निकालूंगा तो कितना आएगा? 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 6 72, 2 74 का 4 हासिल 7, 12 पंजे 60, 60 और 7 67, 7 हासिल 6, 12 7 84 और 6 90। पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। देखो भाई, ब्याज सेम आ गया। तो ऑप्शन कौन सा बचेगा मेरा? 12% ही क्या होगा? सही उत्तर होगा, ठीक है भाई। चलो अब आगे। बोलो जी, बोलो बोलो। अगर समझ आया हो तो आगे चला जाए फिर, चला जाए फिर आगे। चलो जी आगे। देखो सवाल। एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक राशि 3 वर्ष में इतनी और 6 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो वह राशि क्या है भाई? ये भी क्या है? कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। मैं लिखना भूल गया हिंदी में, फिर से ये क्या है? कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है भाई। ये प्रिंसिपल था, ऊपर लिखो थोड़ा, ये प्रिंसिपल था। 3 साल बाद कितनी हो गई मेरी राशि? ये हो गई 8028। और उसके अगले 3 साल बाद क्या हो गई? ये हो गई 1204 2। भाई देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर देख लेंगे कितने गुना हो रही है। 3 साल में हो रही है, तो प्रिंसिपल से भी, तो प्रिंसिपल का भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर इतने गुना हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो जी, देखेंगे कैसे, देखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे चेक करेंगे जी। भाई थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। बस क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। मैंने देखा ये किससे कट रहा है,
4 2 6 2 3, 3 से कट रहा है, ठीक है। ये कितना है, ये है 3 गुना 3 चौक 12, 14 तिया 42, ये है 3 गुना 40 14। और ये कितना है भाई, देखो ये 2 गुना 40 14 है, 2 गुना 40 14, 40 14 से 40 14 कट ही जाएगा। तो मेरी राशि कितनी हो रही है, 2 से 3, कितने गुना हो गई भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया ऐसे, ये आ गया 3/2, ठीक है, 3 साल में। तो प्रिंसिपल से भी 3 साल में, प्रिंसिपल का भी 3/2 गुना हुआ होगा 3 साल में। और कितना आ गया भाई मेरी राशि, फिर कितनी आ गई होगी, ये आ गई होगी 8028, ठीक है। यहां से निकाल दोगे, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8028/3 गुना 2। देखो भाई जो भी मेरी राशि आएगी उसमें 2 की गुना होगी भाई, और कभी नहीं आएगा, विषम कभी नहीं आएगा, विषम नहीं आएगा, जो भी आंसर आएगा सम आएगा, ठीक है। 2 से कटने वाला होगा जो भी आंसर होगा, ठीक है, ये तो कभी होंगे ही नहीं। चलो अब आगे, अगला सवाल। एक्स 20 घंटे में 80 पेज कॉपी कर सकता है, ठीक है। एक्स और वाई मिलकर 27 घंटे में 135 पेज कॉपी कर सकते हैं। तो वाई 20 पेज कितने समय में कॉपी कर लेगा, ये बताना है। भाई एक्स क्या कर रहा है, 20 घंटे में 80 पेज कॉपी कर रहा है, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, एक्स की एफिशिएंसी, भाई वो 20 घंटे में, ये 80 पेज क्या कर रहा है, वो 20 घंटे में कॉपी कर रहा है, तो हर घंटे में 5 पेज कॉपी कर रहा है। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। और एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी ऐसी, एक्स प्लस वाई 135 पेज कॉपी कर रहे हैं भाई, कितने घंटे में, 27 घंटे में, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, और इसकी 4 आ जाएगी ना, 4। तो एक्स प्लस वाई की कितनी आ जाएगी, 5। देखो एक्स की क्या है, 4 एफिशिएंसी, दोनों की मिला के 5 है, तो वाई की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1। मुझसे पूछा है वाई 20 पेज कॉपी कितने में कर लेगा भाई, भाई वाई की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 की। तो 20 पेज कितने घंटे में कॉपी करेगा, वो 20 घंटे में। वो 20 पेज कितने घंटे में कॉपी करेगा, कितनी की एफिशिएंसी से, 1 की एफिशिएंसी से, तो कितने घंटे लग जाएंगे उसको, 20 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। चलते हैं भाई आगे। सवाल में बोला है ए बी और सी क्रमशः 10 12 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। भाई मैंने क्या बोला हुआ है ऐसे सवालों में, जो भी काम पूरा होने से पहले छोड़ के जा रहा है ना, उसको जाने मत दो, ठीक है, उसको जाने मत दो, उसके हाथ पांव जोड़ लो वहीं, वहीं उसके पैरों के नीचे लेट जाओ, बोलो भाई छोड़ के मत जा, जितना काम बचा है उसको करके जा, ठीक है, जितना काम बचा है उसको करके जा। फिर क्या करा भाई, बी ने भी ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है भाई, ई 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, सॉरी, ए 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है काम को, बी क्या कर रहा है उसके ए के जाने के 2 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, मतलब ई काम को 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। जो बी है वो काम को 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, बोलो भाई, ए तो छोड़ के जा रहा है 5 दिन पहले। सवाल में बोला है बी ने ए के 2 दिन के बाद काम छोड़ा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है, काम होने से पहले, ठीक है। तो मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है काम कितने दिनों में पूरा हुआ होगा। देखो भाई ये ए है, ये बी और सी, ये 10 दिन में काम कर रहा है, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, एलसीएम आ जाएगा 60। ए की एफिशिएंसी 6 की, बी की एफिशिएंसी 12 पंजे 60 की, और सी की एफिशिएंसी 4 की, ठीक है। देखो ए कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 5 दिनों पहले, तो ठीक है, ए के आगे लौट जाएंगे, थोड़ा गिड़गिड़ा डालेंगे, बोलेंगे काम छोड़ के मत जा, हाथ जोड़ की बात है, काम करके जा। देखो भाई 5 दिन में कितना काम कर लेगा ये, 6 की एफिशिएंसी से, हाँ बोलोगे 30 काम कर लेगा, ठीक है। कितना काम कर लेगा, 30 काम। तो 60 को 30 में जोड़ देंगे, सेम ऐसे ही बी कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है, बी जा रहा है 3 दिन पहले छोड़ के, बी की एफिशिएंसी है कितनी, 5 की, उससे भी बोलेंगे भाई हाँ, काम छोड़ के मत जा, प्लीज काम कर ले, ठीक है। तो बी 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन में काम कर लेगा, 15 काम कर लेगा। ये हो गया मेरा टोटल वर्क, ठीक है। तो मुझे बताना है काम कितने दिन में पूरा होगा, भाई तीनों की एफिशिएंसी मिला के हो कितनी रही है, 6 4 10 पर 6 4 10 और 5 15, ये आ जाएगा मेरा आंसर। जोड़ लो भाई, 6 3 90, और 15 105, 105/15 कितना आ गया, 15 7 105। उनको लगेंगे भाई 7 दिन काम करने में। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल। दो बसें एक स्थान के लिए क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति गति से क्या कर रही हैं, यात्रा कर रही हैं। यदि दूरी सॉरी यदि दूसरी बस द्वारा यात्रा के लिए पहली बस से
5.5 घंटे कम लेती है। जो दूसरी बस है वो पहली बस से कितना कम ले रही है समय, 5.5 घंटा, ठीक है। तो यात्रा की लंबाई बतानी है हमें, होगी कितनी। देखो भाई वो डिस्टेंस सेम चल रही है। मैं बताते बताते थक गया। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड, ठीक है। स्पीड है कितनी भाई दोनों बस की, ये पहली बस ये दूसरी बस। एक की स्पीड है 45 की, दूसरी है 60 की। डिस्टेंस क्या चल रही है, दोनों सेम चल रही है, तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम। रेशो ले लूं, 15 चौका 60 और 15 तिया 45, ये हो गया उल्टा। बोलो जी, ये हो गया उल्टा। देखो जो दूसरी बस है इससे कितना कम समय ले रही है, आप बोलोगे एक एक कम ले रही है। एक की वैल्यू सवाल में दी है 5.5 घंटा, मतलब 5.5 घंटा लिख लो, मतलब क्या। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है 5.5 घंटा, तो चार की कितनी हो जाएगी भाई, चार की कितनी हो जाएगी, 4 पंजे 20 और 2 22, 22 घंटा हमने निकाल ली। जो ए है ना वो 22 घंटा चली है। कितने की स्पीड से चली है भाई, 45 की स्पीड से। तो डिस्टेंस बता दोगे, आप बोलोगे डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है ए की 45, चली है वो 22 घंटा, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 45 दूनी 90 और 90 और 90 990। सॉरी 900 और 990 990। देखो मैंने क्या किया, मन मन में 22 को क्या लिख लिया, 20 + 2, तो 45 दूनी 90 मतलब 900, और 900 जमा 90 990। कितना उत्तर हो गया भाई, 990 किलोमीटर। ठीक है। अगला सवाल, सवाल में बोला है एक निश्चित यात्रा का एक तिहाई 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, एक चौथाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति है कितनी, ये बतानी है। भाई औसत गति क्या होती है भाई, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड दो तरीके की होती है। एक तो अगर वो सेम डिस्टेंस चल रहा है, अगर वो सेम डिस्टेंस चल रहा है तो स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, ये होती है 2 S1 S2 अपॉन में S1 + S2। ठीक है, ये पहली स्पीड है, ये दूसरी स्पीड है, अपॉन में स्पीड 1 + स्पीड 2। ठीक है। अगर वो डिस्टेंस अलग अलग चल रहा है जैसे कि इस सवाल में, ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी भाई, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ना पता हो तो मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो भाई मुझे क्या करना है, यात्रा का एक तिहाई और यात्रा का एक चौथाई, तो मैं टोटल डिस्टेंस कितना मान लो भाई, मैंने टोटल डिस्टेंस मान लिया 12। ठीक है, एक तिहाई कितना हो जाएगा भाई 12 का, 4। वो 4 तो चली है 25 की स्पीड से, ठीक है। और एक चौथाई कितना हो जाएगा 12 का, 3। वो 3 चली है 30 की स्पीड से, और शेष कितना बचा भाई, 4 और 3 7 चल ली। टोटल डिस्टेंस 12 था, 5 बचा होगा। वो 5 चली है किसकी स्पीड से, 50 की स्पीड से। ठीक है, ये टाइम आ जाएगा मेरा। आप बोलोगे तकलीफ आ रही है थोड़ी सी, 4/25 में क्या आ रही है तकलीफ, 3/30 में क्या आ रही है तकलीफ, 5/50 में क्या आ रही है तकलीफ। मैंने कहा तकलीफ को मिटाने के लिए तुम क्या करो, तुम टोटल डिस्टेंस 1200 मान लो, तो ये 400 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 500। तकलीफ मिट जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया मित्र, 1200। तो टाइम कितना आ जाएगा भाई, 400 किलोमीटर चली है 25 की रफ्तार से, यहां से कितना टाइम आ गया, 25 × 100 16 घंटा। 300 किलोमीटर चली है 30 की रफ्तार से, कितना आ गया भाई, 10 10 घंटे। 500 किलोमीटर चली है 50 की स्पीड से, तो कितने घंटे लग गए होंगे इसको, 10 घंटे। ये आ गया टोटल डिस्टेंस 1200, ये आ गया टोटल टाइम। कैलकुलेट कर लोगे भाई कितना हो गया ये, 1200/10 और 10 20, 20 और 16 36। 12 से कटेगा ये 36 तीन बार, ये आ गया 100/3। 100/3 मतलब 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है उसकी एवरेज स्पीड। अब हम चलते हैं आगे। एक नाव 54 मिनट में 3.6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 5.4 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है, जबकि यह 58.5 मिनट में 5.4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर जाने में लिया गया समय। भाई जब टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाया था, पोर्ट स्ट्रीम पढ़ाया था जब मैंने, तो लास्ट में मैंने ऐसे 2 3 सवाल करवाए थे। ठीक है, लास्ट में मैंने कम से कम ऐसे 2 सवाल करवाए थे, जिसमें मैंने तुमसे बोला था ये सवाल किससे होगा, शिफ्टिंग से। ठीक है, शिफ्टिंग कब लगती है, देखो जब यहाँ भी सेम सेम डिस्टेंस चल रही है भाई, 3.6 प्लस 5.4 कितना हो रहा है 9।
और यहाँ भी दूसरी कंडीशन में भी कितना चल रही है, 3.6 और 5.4, टोटल 9 चल रही है। अगर दोनों कंडीशन में दोनों बार 9 9 चल रही है ना, तो क्या लगेगी, शिफ्टिंग। ऐसे सवालों में देखो भाई, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम कितना चल रही है, 3.6 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम कितना चल रही है, 5.4 किलोमीटर। कितने टाइम में, 54 मिनट में। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है भाई, 5.4 चल रही है अपस्ट्रीम, 5.4 चलेगी अपस्ट्रीम, और 3.6 चलेगी डाउनस्ट्रीम। अब उसे कितना टाइम लगेगा, अब उसे लगेगा कितना, 58.5 मिनट। 58.5 मिनट। मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर, धारा के अनुकूल, ठीक है, अनुकूल अनुकूल, धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर जाने में लिया गया समय मिनटों में बताना है। बता देंगे भाई, मैं क्या करूंगा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लूंगा। भाई अनुकूल है ना धारा के अनुकूल, तो मैं क्या करूंगा, डाउन स्ट्रीम की तो स्पीड निकालूंगा धारा के अनुकूल की। ठीक है, देखो भाई कैसे निकालेंगे, इसमें लगाएंगे हम शिफ्टिंग। कैसे, देखो, वो पहले चल रहा था 3.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से, अब चल रहा है कितना, 5.4 किलोमीटर। कितना ज्यादा चल रहा है, कितना ज्यादा चल रहा है भाई, 1.8 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। बोलो भाई, अगर वो 1.8 किलोमीटर ज्यादा चलेगा तो उसे समय कितना कम लगेगा। पहले समय लग रहा था 58.5, अब लग रहा है 54। कितना कम समय लग रहा है भाई, 4.5 समय कम लग रहा है, कम। बोलो जी, अगर वो 1.8 किलोमीटर ज्यादा चलेगा तो उसे समय कितना कम लगेगा, उससे लगेगा 4.5 मिनट कम लगेंगे। ठीक है, अगर वो ये 5.4 किलोमीटर की दूरी भी वो डाउन स्ट्रीम से ही चलता तो उसे कितना समय कम लग जाता। ठीक है, अगर वो ये 5.4 की जो उसने अपस्ट्रीम से चली है, अपस्ट्रीम से ना चल के अगर वो डाउन स्ट्रीम से ही चलता, अगर वो ये 5.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम से ना चल के डाउन स्ट्रीम से ही चलता तो उसे कितना कम समय लगता भाई। देखो भाई, 1.8 चलने में तो 4.5 मिनट कम लग रहे हैं, तो 5.4 किलोमीटर कम लगने चलने में तो कितना समय लगता भाई। ये कितना हो रहा है भाई, 18 या 54, तो उसे कितना कम समय लगता, ये भी 3 गुना हो जाएगा। आप बोलते उसे 13.5 मिनट कम लगते। ठीक है, कितने कम समय लगता है उसको, 13.5 मिनट कम लगते। समय कितना लग रहा था, 58.5। 13.5 मिनट कम लगेंगे तो कितना समय लगेगा टोटल, 58 में से 13.5 जाएंगे तो ये बच जाएगा 45। इसका मतलब क्या हुआ, वो 45 मिनट में कितनी दूरी चलेगा, पहले पूरी पूरी दूरी चलेगा वो, ये 3.6 भी और ये 5.4 भी, टोटल 9 किलोमीटर। बोलो भाई, वो 45 मिनट में 9 किलोमीटर चलेगा। मुझसे पूछा है वो 10 किलोमीटर, भाई डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम याद है ना तुमको, मैंने डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकाली है। वो 45 मिनट में 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलेगा, डाउन स्ट्रीम। मुझसे पूछा है 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने समय में चलेगा वो। भाई 1 किलोमीटर चलेगा वो 5 मिनट में। बोलो भाई, 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम वो 5 मिनट में चलेगा, तो 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 50 मिनट में चलेगा। यही क्या है उत्तर, कौन सा ऑप्शन है जी, दूसरा ऑप्शन। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो बोलो। ये शिफ्टिंग भाई तुमको सीखनी पड़ेगी, वरना इसमें बनेगी द्विघात समीकरण जिसमें तुम्हारे दांत निकल जाएंगे सॉल्व करते करते। ठीक है भाई, चलो अब आगे, अगला सवाल। अगला सवाल देखो किसका है, एलजेब्रा का है ये भी। सवाल में बोला है a प्लस 1/a कितना है, 5। मेरे को बतानी है किसकी वैल्यू, a³ + 1/a³। देखो, मैंने बताया था ना अभी, शनिवार को क्या कर लेंगे हम, एलजेब्रा की क्लास रख लेंगे, उसमें ये छोटे मोटे कंसेप्ट जितने भी हैं सारे, जो भी तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं वो सारे करवा दूंगा। ठीक है, सवाल में क्या दिया हुआ है, a+a की वैल्यू अगर तुमको k बोले और तुमसे पूछ ले a² + 1/a² की वैल्यू बताओ, तो ये क्या होती है भाई, ये होती है k² - 2। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर a+1/a की वैल्यू k दे, तुमसे पूछ ले a³ + 1/a³ की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी k³ - 3k। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, k³ - 3k। ठीक है भाई, सवाल में क्या दिया है भाई, a+a की वैल्यू दी हुई है 5, तो a³ + 1/a³ की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे ये हो जाएगी 5 की क्यूब माइनस 3 × 5। कितनी हो गई भाई, ये 125 - 15, कितना आ गया, 110। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलो अब आगे, अगला सवाल। एक समबाहु त्रिभुज का
एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो इसकी प्रत्येक माध्यिका की लंबाई बतानी होगी क्या? देखो भाई, जब मैंने तुमको टोढ़ी पढ़ाया था तो मैंने तुमको सारा कुछ बताया था। ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। तीनों साइड बराबर होती हैं। तीनों साइड बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज की। तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। अगर मैं यहां से क्या गिराऊंगा, एक लंब गिरा दिया, तो यही क्या होगी? यही हाइट होगी। यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यही क्या होगी? माध्यिका होगी, यही लाइन। ठीक है, मैंने मान लिया ये लाइन का नाम है एच। ठीक है, ये लाइन का नाम मान लिया मैंने एल। ठीक है, ये एल क्या होगी? ये एल हाइट भी होगी मेरी, माध्यिका भी होगी यही लाइन। ठीक है, माध्यिका भी होगी। और क्या क्या होगा? ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, यही लाइन होगी सब कुछ जो होगी। अगर सवाल में ये बोलता तुमसे मीडियन की जगह क्या निकालो, एंगल बाइसेक्टर, तो भी तुम क्या निकालते? यही लाइन निकालते। सब चीज यही होगी जो होगी। ठीक है, और मैंने तुमको अंतः त्रिज्या क्या लिखवाई थी समबाहु त्रिभुज की? मैंने तुमको बोला था इन रेडियस क्या होगी भाई? इन रेडियस अंतः त्रिज्या, जिसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल आर से, ये होता है A/√3। ठीक है, और सरकम रेडियस मतलब बाह्य त्रिज्या, सरकम रेडियस जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, जिसको बोलते हैं बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या ये होती है A/√3। ये बता रहा हूँ सारा कुछ इसका, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी होती है भाई? समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है ए अपॉन सॉरी √3/2 गुना में ए। ठीक है, ये होती है हाइट। एरिया क्या होता है भाई इसका? एरिया समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 गुना ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सारा कुछ समबाहु त्रिभुज का। ठीक है जी, देखो अब मेरे को अंत्य त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ से एक वैल्यू निकाल लोगे, एक वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? एक की वैल्यू आ जाएगी 6√3। बोलो भाई, भाई ये इसमें जाके गुना हो गया ना। ए की वैल्यू आ गई 6√3, मतलब ए मतलब साइड, समबाहु त्रिभुज की साइड कितनी आ गई? 6√3। मुझसे पूछा क्या है? इसकी मीडियन। मीडियन मतलब लंबाई, लंबाई मतलब हाइट। हाइट क्या है? ये मुझसे पूछा है ये हो जाएगा √3/2। ए की वैल्यू कितनी निकली है भाई? ए की वैल्यू निकली है 6√3। दो से कटेगा ये 6 3 बार। √3 गुना √3 पूरा 3 हो जाएगा। 3 और 3, 3 गुना 3 9। आंसर कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। बोलो भाई, आया समझ? अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल है क्या। अगला सवाल बोल रहा है एक वृत्ताकार ट्रैक का आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रम से 23 मीटर और 29 मीटर है। 7 प्रति वर्ग मीटर की दर से ट्रैक को समतल करने की लागत क्या है? भाई मैं क्या करूंगा, एरिया निकालूंगा पहले उस ट्रैक का। ये ट्रैक होगा मेरा ऐसा। ठीक है, अंदर वाली रेडियस कितनी है? 23। और बाहर वाली रेडियस कितनी है? 29। मैं ये एरिया निकालूंगा पहले, ये वाला एरिया। फिर मैं क्या करूंगा, जो भी एरिया आएगा उसको 7 से गुना कर दूंगा। तो जो भी मेरा आंसर होगा ना भाई, 7 का मल्टीपल होगा। ये 7 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 7,000 पूरा कट जाएगा। ये 215 7 से नहीं कटेगा, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। और ये कट रहा है भाई 7 से, 7 9 63। कितना बचेगा? 7 8 56। ये नहीं कटेगा 7 से। फिर क्या ऑप्शन बचा मेरा सिर्फ? सॉरी 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 भाई, 7 का मल्टीपल तो होगा नहीं। भाई एरिया में क्या आएगा? सॉरी भाई सॉरी, भाई गलती हो गई बहुत बड़ी। एरिया में क्या आएगा? एरिया में पाई आएगा। पाई में क्या होता है? पाई में होता है 22/7, जो कि इस 7 को काट देगा। जो कि इस 7 को क्या करेगा? काट देगा भाई। जो भी मेरा मल्टीपल होगा ना 11 का होगा पक्का। ये 11 से नहीं कटता। 7 और 1 8, 5 और 2 7, ये 11 से नहीं कटता। 6 और 6 12, 8 4 12, ये 11 से कटेगा। और 8 3 11, 4 और 2 6, ये 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, 11 से सिर्फ एक ऑप्शन कट रहा है मेरा, कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, 7 का मल्टीपल नहीं होगा। सॉरी, एक बार और हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ भाई तुमसे, मेरा ध्यान से निकल गई। क्या आएगा इसमें? एरिया में पाई आएगा। पाई से ये 7 से तो 7 कट ही जाएगा ना। देखो भाई, अगर मेरे 11 के 2 मल्टीपल फंस जाते तो हम कैसे करते? भाई इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है पाई
बड़ी वाली आर स्क्वायर में से छोटी वाली आर स्क्वायर घटा दूंगा, ठीक है। ये आ जाएगा एरिया और इसको कर दूंगा मैं 7 से गुना, ये आ जाएगा मेरा आंसर। देखो भाई पाई क्या होगा, 22/7। बड़ी वाली रेडियस 29 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर गुना में स्क्वायर है भाई, क्यूब लिख दिया गलती से, गुना में 7, 7 से 7 कट गया, ठीक है। ये सॉल्व कर लोगे तुम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी और आंसर आ जाएगा यही, ठीक है। मैं चल रहा हूँ आगे अब। देखो जी सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है 36 सेंटीमीटर ऊंचाई और 9 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक ठोस बेलन बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितने प्रतिशत सामग्री की बर्बादी हुई। देखो भाई ऐसे सवालों में क्या करते हैं, अगर किसी चीज को, मान लो इस चीज को पिघला के मैंने ये चीज बना दी, गोला पिघला के मैंने क्या बना दिया, घन बना दिया, तो इनके वॉल्यूम क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो इस सवाल में भी क्या करेंगे हम, मैंने क्या करा भाई, एक शंकु को पिघलाया और किस में बदल दिया, बेलन में बदल दिया, तो इनके वॉल्यूम क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वॉल्यूम बराबर कर दूं, शंकु का वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसके बराबर होगा ये होगा बेलन के वॉल्यूम के बराबर। बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो भाई पाई से तो पाई कट ही जाना है, ठीक है। ये क्या होगा 1/3, इसकी रेडियस कितनी है भाई शंकु की, आप बोलोगे 9, ये कितना हो जाएगा 9 × 9। हाइट कितनी है शंकु की, 36, ठीक है। और रेडियस कितनी है भाई बेलन की रेडियस 9 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 9 × 9। हाइट कितनी है भाई इसकी, हाइट भी है इसकी 9, ठीक है। ये क्या आ गया, उनकी वॉल्यूम का अनुपात, ये किसका है, कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये किसका है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये आ गया क्या, इनके वॉल्यूम का अनुपात आ गया, ठीक है। काट पीट में चालू थोड़ी सी, ये 9, ये 9, इन दोनों से कट जाएगा, 9 इसको काटेगा कितनी बार, 4 बार, ठीक है। ये 3 यहाँ पे गुना हो जाएगा आगे, भाई इसका अनुपात आ गया 4 का, इसके वॉल्यूम का, और ये तो आ गया कोन के वॉल्यूम का अनुपात 4 और सिलेंडर के वॉल्यूम का अनुपात 3, इनका अनुपात आ गया 4:3, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इनका वॉल्यूम बराबर होगा हमेशा, आप बोलोगे बराबर है नहीं, बराबर तो है नहीं, इसका वॉल्यूम एक कम है। भाई सवाल में तो यही पूछा है मुझसे, मुझसे पूछा है इस प्रक्रिया में कितने प्रतिशत सामग्री बर्बाद हो गई। भाई 4-4 होना चाहिए था, पर है कितना, 4-3, एक बर्बाद हो गई, कितने पे टोटल, 4 पे, 1/4 मतलब 25% सामग्री क्या हो गई, बर्बाद हो गई, ठीक है भाई। आ गया जी समझ। अब चलते हैं आगे, ये है तुम्हारे ग्राफ का सवाल, इसको करोगे तुम, मैं बता दूं कि उसमें पूछा क्या है। इसमें पूछा है सभी वर्ष को मिलाकर कंपनी की कुल बिक्री, कंपनी के कुल उत्पाद का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। देखो भाई उत्पाद क्या है, मतलब प्रोडक्शन, ये लाल वाला तो है उत्पाद, ठीक है, लाल वाला क्या है, उत्पाद, उत्पादन, ठीक है। ये क्या है, पीली वाली बिक्री, ऐसे लिखते हैं ना बिक्री, कहाँ गया बिक्री, ठीक है, ये है बिक्री। तुम क्या करोगे, इन सभी को जोड़ोगे पहले, इन सभी को जोड़ोगे पहले, ठीक है। मुझे बताना क्या है, जो बिक्री है उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो टोटल बिक्री, ऊपर क्या आएगा, टोटल बिक्री, टोटल सेल, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन इंटू 100, ये आ गई क्या, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। ये है तुम्हारे लिए होमवर्क, सभी का आंसर चाहिए भाई। देखो जी अगला सवाल, सवाल में बोला है एम जीएम और एचएम निकालना है किसका, 9 और 64 का। भाई एम मतलब अर्थमेटिक मीन, भाई ये तुम्हारे इस पेपर में आया हुआ सवाल है, एग्जैक्ट ये नहीं है, पर मैंने देखा था तुम्हारे सवाल में ये पूछा था जीएम, ज्योमेट्रिक मीन पूछा हुआ था, ठीक है। तो मैंने सोचा तीनों तुम्हें बता दो एक बार, अर्थमेटिक मीन भी, ज्योमेट्रिक मीन भी और हार्मोनिक मीन भी क्या होते हैं तीनों, ठीक है। देखो जी दो संख्याओं का बता रहा हूँ, अगर मेरे पास दो संख्या है ए और बी, तो उनका ए एम मतलब अरिथमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्यम, समांतर माध्य, सॉरी समांतर माध्य क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a+b/2, दो संख्याओं का, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन जिसको बोलते हैं हम गुणोत्तर माध्यम, जीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √a×b, ठीक है। और हरात्मक मान जिसको बोलते हैं हम हार्मोनिक मीन, एचएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab/a+b, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। मुझसे पूछा क्या, तीनों पूछ लिए 9 और 64 का, 9 और 64 का एम अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा भाई, 9 और 64 का ये हो जाएगा 9 + 64/2,
कितना हो गया ये? 73/2, 73/2 मतलब 36.5। ठीक है। और जीएम, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा भाई? 9 और 64 का, ये हो जाएगा अंडर रूट 9 × 64। ठीक है। कितना हो गया भाई? अंडर रूट से 9 बाहर निकलेगा तो 3, 64 बाहर निकलेगा तो 8, ये हो गया 24। ठीक है। और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × 9 × 64 बट्टे 9 और 64 73। ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा हार्मोनिक मीन। इसको तुम कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। ठीक है भाई। चलो अब आगे, अगला सवाल। अगला सवाल देखो क्या आ गया। तुम्हें क्या निकालना है? इसका मीडियन। तुम्हें क्या निकालना है? इसका मीडियन। मीडियन क्या होता है भाई? देखो तीन होते हैं मेरे पास। मीन, मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज। ठीक है, सारी संख्याओं का एवरेज। एक होता है मोड, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में बहुलक। मोड क्या होता है? ये होता है कोई संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। मान लो ये संख्या क्या है मेरी? 18, 35, 10, 42, 21, और मान लो एक और है 18। ये मेरी टोटल 6 संख्याएं हैं। तो इनमें बहुलक क्या हो जाएगा? मैं तुमसे पूछूं, आप बोलोगे 18 दो बार आ रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा 18। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बहुलक। मीन, मीडियन, और एक होता है मीडियन होता है, जो मुझसे पूछा ही है मीडियन। मीडियन क्या होता है? अगर मेरे पास ऑड नंबर्स हैं, टोटल ऑड वैल्यूज हैं, ऑड संख्याएं हैं टोटल, तो क्या होगा भाई मीडियन? ये हो जाएगा मिडिल नंबर, बीच वाला नंबर। ठीक है। अगर मेरे पास इवन संख्याएं हैं, इवन मतलब सम संख्याएं हैं, और मतलब विषम, समझ गए ना तुम? अगर मेरे पास सम संख्याएं हैं तो क्या होगा भाई? बीच वाली दो संख्याओं का जोड़ प्लस 2/2। बीच की दो संख्याओं का जोड़, बीच की संख्याओं का जोड़ बटे 2। ठीक है, ये हो जाएगा मीन, मीडियन, मोड। एक होता है मेरे पास रेंज, रेंज जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परिसर। ये क्या होता है? ये होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है। जैसे मेरे पास यही डाटा है, ये वाला यहां से लेके यहां तक। मैं तुमसे बोलूं इसका भाई रेंज क्या होगा, तुम बोलोगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें? 42। सबसे छोटी क्या है? 10। तो रेंज हो जाएगी 42 माइनस 10 बराबर 32। ठीक है। ठीक है भाई, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है। मुझसे पूछा है इसका मीडियन। भाई कितनी संख्याएं हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्याएं मैंने अभी बताया था। अगर संख्याएं विषम हैं तो बीच वाली संख्या क्या होगी? मीडियन होगी। पर मीडियन कब होगी? पहले हम इनको क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड करेंगे। मैं बताना भूल गया था, उसके लिए माफी। पहले हम इनको क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। देखो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 10, उसके बाद 21। ठीक है। 21, सॉरी, 10 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 35, और 35 के बाद 42। ठीक है भाई, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? दो ही संख्या, दो ही संख्या, बीच वाली संख्या क्या हो गई? 21। तो 21 क्या है? 21 है मेरा मीडियन। ठीक है भाई, 21 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा मीडियन। चलिए अगले सवाल पे। ये भी क्या है? मीडियन। इसमें क्या है भाई? देखो इसमें क्या है? विषम संख्या होंगी, सॉरी सम संख्या होंगी। पिछले में विषम थी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल कितनी? 6 संख्या है, मतलब 6 मतलब सम संख्या है टोटल। बोलो भाई, इनको क्या करेंगे हम? पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा 17, फिर आएगा 18, फिर 30, 17, 18, 30, फिर क्या आएगा भाई? 39, 39 के बाद 40 आ जाएगा, फिर 43। इसमें क्या होगा भाई हमारा मीडियन? देखो भाई कितनी संख्या है टोटल? 6। अब आप बोलोगे बीच वाली संख्या क्या होगी? तुम गिनोगे ऐसे 3 और 3 6, आप बोलोगे बीच में तो कुछ है ही नहीं। मैंने क्या बताया था? बीच वाली दो संख्या लूंगा, फिर मैं बीच की दो संख्याएं। देखो भाई, दो इधर हैं और दो इधर हैं, बीच में ये दो बची हैं सिर्फ। तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ बट्टे में 2। 30 - 39/2, ये क्या आ जाएगा मेरा उत्तर? 69/2। कितना आ गया भाई? 34.5। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
उम्मीद है तुमको ये अच्छा लगा होगा। अगर भाई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो पे और कमेंट कर देना, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, खुश रहना, पढ़ाई करते रहना, ठीक है? पेपर नज़दीक आ गया है, कोई मस्ती नहीं मारेगा, ठीक है? तो फिर चलते हैं, अलविदा, बाय बाय।